नमस्कार, मेरा नाम है नील। आज का एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू अखबार से लिखा है श्रीनाथ शिवेंद्रन और अनन्या पट्टाभी रमन साहिबा ने, जो दोनों ही लॉ से जुड़े हैं, कानून क्षेत्र से जुड़े हैं। संपादकीय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अ केस फॉर मोर फेडरल जुडिशरी। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, आपने जो थंबनेल देखा होगा, जब विषय देखा होगा, उस पर लिखा था कि एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसने प्रमोशन लेने से, प्रमोशन कोट अनकोट करके लिखा है, प्रमोशन लेने से इनकार कर दिया। मैं जब शीर्षक सोच रहा था तो कई और टाइटल थे जो शीर्षक हो सकते थे। मसलन, क्या हाई कोर्ट्स संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती हैं? या फिर एक संपादकीय का शीर्षक ये भी हो सकता था कि कैसे कई बार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के प्रोग्रेसिव फैसलों को बदला है और उनकी जगह दकियानूसी माने जाने वाले फैसले दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं एडीएम जबलपुर केस की, जो आगे आएगा। ये तमाम शीर्षक हो सकते थे, लेकिन बात या जोर कहानी पे नहीं है। उस कहानी से क्या निकल कर आता है, इस पे तो क्या निकल कर आता है कि जरूरत क्या है कि एक बैलेंस रहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच। यानी इस बात में ही ये समाहित है कि जो कि संपादकीय का ये सब टेक्स्ट कह रहा है कि एक इम्बैलेंस आ गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की ताकत के बीच। वो इम्बैलेंस खतरनाक है, वो संविधान के खिलाफ जाता है और बैलेंस रहना चाहिए। एक बार ब्रॉड आउटलुक समझ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे, बिंदुवार चर्चा करेंगे तो बातें और स्पष्ट होंगी। ब्रॉड आउटलुक क्या है कि 150 साल पहले इंग्लैंड में जब डाइसी साहब सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहे थे, ताकत के विभाजन की बात कर रहे थे, तो वो क्यों मानते थे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सब के पास अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, इनके ताकतों में कुछ विभाजन होना चाहिए। वो क्यों मानते थे, भारत में उसका क्या अनुभव रहा और कोर्ट का उसमें क्या रोल है। शुरुआत इस संपादकीय की इतनी बात से होती है। फिर आती है मेन बात कि इंटीग्रेटेड जब जुडिशरी होती है, जिस प्रकार में भारत में एकल जुडिशरी है, तुलना कीजिए कि भारत में जो पॉलिटी है वो डुअल है कि स्टेट लेवल पे एक अलग सरकार होती है, केंद्र लेवल पर एक अलग सरकार होती है। जुडिशरी के मामले में एकीकृत इंटीग्रेटेड जुडिशरी है भारत में। तो जब इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है तो कैसे वो भारत के या भारतीय राज्य व्यवस्था के जो संघीय ढांचा है उसको संभाल के रखने की दिशा में काम करती है, क्या क्या उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, इसका जिक्र किया गया है। फिर बात आई है कि कैसे संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को किस प्रकार से एक समानता दी गई है। लोगों में अक्सर ये भ्रम होता है, और ये भी शीर्षक का टाइटल हो सकता था कि क्या हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस से नीचे आते हैं, क्योंकि लोगों में अक्सर भ्रम होता है कि ये मामला इसी तरह का एक हायरार्की है, एक पदानुक्रम है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच। ये संपादकीय इस भ्रम को तोड़ने की भी कोशिश करता है, कई उदाहरण देता है और संवैधानिक कायदे गिनाता है। हम उनकी भी चर्चा करेंगे। फिर बताया गया है कि 90 के दशक के बाद से एक शिफ्ट ऑफ पावर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बहुत अधिक मजबूत हुई है। क्या ये अच्छा है? अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, और कब कब हमने देखा, उदाहरण के तौर पर हम कैसे स्पष्ट करें कि अच्छा नहीं है, इन दोनों की बात की गई है। और आखिर में फिर बात की गई है कि ये सेंट्रलाइजेशन किन किन तरीकों से हुआ है, उन तरीकों का जिक्र करते हुए आगे की राह सुझाई गई है। तो अब हम बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। कहानी इसी बीच में कहीं आ जाएगी, तो उस कहानी के लिए भी अपने कान खुले रखने हैं। शुरुआत होती है संपादकीय की 150 साल पहले। डाइसी, जिनको माना जाता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका कंसेप्ट, थियोरेटिकल कंसेप्ट इन्होंने ही दिया। क्या कहा उन्होंने कि फेडरल पॉलिटी जो है, जो संघीय ढांचा है किसी भी देश में, किसी भी राज व्यवस्था में, उसमें जरूरी है कि जो कार्यपालिका, विधायिका और जुडिशियल अथॉरिटी जो हैं, उनमें एक विभाजन दिखता हो और उनको सामंजस्य कैसे बिठाना है, एक साथ काम कैसे करना है, उसका भी क्लियर फ्रेमवर्क हो, उसका भी क्लियर ढांचा हो। क्योंकि ताकतें अलग अलग हैं, काम अलग अलग हैं, लेकिन काम तो साथ में भी करना है। उसके बाद वो एक अलग बहस का विषय है। जैसे भारत में माना जाता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच बहुत ज्यादा तालमेल है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लेकिन वो अलग बहस का विषय है, समझ का विषय है। हमने ये जान लिया कि एक मोटा मोटा आइडिया होता है सेपरेशन ऑफ पावर का। डाइसी साहब ये दे गए। उसके बाद
भारत जो है इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत, जो कि आर्टिकल 1 भी कहता है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो भारत के बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, कब आई थी? 1973 में केशवानंद भारती केस में इस डॉक्ट्रिन का जिक्र होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं संविधान में जिनको कभी नहीं बदला जा सकता। इस रूल में ये कहा गया कि आप संविधान में सब कुछ बदल सकते हैं बिना उसके बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े। बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन तो नहीं किया गया, लेकिन कई कई चीजें अलग अलग जजमेंट्स में जुड़ती रही हैं, और उस बेसिक स्ट्रक्चर में भारत का संघीय ढांचा भी एक बात है। संघीय ढांचे पे अगर कोई चोट पहुंचाने वाली चीज होगी तो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर सकता है, उस कानून को। इतनी बात हो गई। अब इंटीग्रेटेड सिस्टम, जुडिशरी का इंटीग्रेटेड सिस्टम, हम इस पे बात करेंगे। बट संघीय ढांचा हुआ क्या? बेसिकली ये मिड पॉइंट है किसके बीच? यूनिटरिज्म के बीच, जिसमें कि जो केंद्र है, सेंटर है, वही सर्वे सर्वा होता है, स्ट्रांग होते हैं, और राज्य जो है सबऑर्डिनेट होते हैं, दोयम दर्जे की ताकतें होती हैं। तो एक हो गया यूनिटरिज्म, दूसरा हो गया कॉन्फेडरलिज्म, यानी कि जिसमें कॉन्फेडरेसी, आपने शब्द सुना होगा, कई बार इतिहास के लेसन्स में इसका जिक्र होता है। अमेरिका का उदाहरण दिया जाता है, बट अमेरिका तक भी क्यों जाएं, मराठा कॉन्फेडरेसी का भी जिक्र होता है, जिसमें अलग अलग मराठा पावर्स थी, कहीं भोसले थे, कहीं सिंधिया थे, कहीं गायकवाड़ थे, और उनको बांधने वाला एक कमजोर सेंटर पेशवा था। तो कॉन्फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो स्टेट्स हैं वो सुप्रीम होते हैं, अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो सुप्रीम है, और उनको कोऑर्डिनेशन एक वीक सेंटर, एक वीक केंद्र से हो रहा होता है। इन दोनों जो एक्सट्रीम्स के बीच की जगह है उसको फेडरलिज्म कहा गया है। जहां, तो फेडरलिज्म को कैसे कहा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच लगभग बराबरी के पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, बराबरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और डिपेंडेंस नहीं होती है। एक प्रकार से इन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत बेहतर शब्द तो नहीं है, बट डिपेंडेंस नहीं होती है एक इकाई की दूसरी इकाई पर। इतनी स्वतंत्रता या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में स्वतंत्रता होती है। तो ये फेडरलिज्म की परिभाषा संपादकीय देकर आगे बढ़ता है। वो कहता है कि इस तरह के संघीय ढांचे की एक आवश्यकता है। वो क्या है कि एक जुडिशियल सिस्टम हो जो इस तरह के संविधान की व्याख्या कर सके, क्योंकि कई बार मसला व्याख्या पे आके फंसेगा ही। अगर दो इकाइयां हैं, राज्य हैं, केंद्र हैं, दोनों ताकतवर हैं, तो कई बार इस बात पर बहस होगी कि इस विषय पर कानून बनाने का हक राज्य को था या केंद्र को था। कृषि पर एक्ट आ गया, किसको बनाना चाहिए था, ये राज्य को या केंद्र को? हमेशा बहस इन बातों पर, इस तरह की बातों पर होगी। तो जरूरत क्या होती है कि ये कानूनी प्रणाली हो, एक जुडिशियल सिस्टम हो जो संविधान को इंटरप्रेट कर सके, यानी कि जो इकाइयां हैं राज्य और जो केंद्र है उनके राइट्स की विवेचना कर सके कि ये बिंदु किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, और वो सिटीजन्स और इन यूनिट्स के बीच, यानी जो एक नागरिक है उसके और इन इकाइयों के बीच भी अगर कोई संघर्ष हो तो उस पर भी अपनी व्याख्या, टीका, टिप्पणी दे सके कि किसकी रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी के अंतर्गत ये बात आती है। तो ये तो जरूरत हो गई जुडिशरी की, न्यायपालिका की, एक संघीय ढांचे में। अब संघीय ढांचे की जो जुडिशरी है उसमें मेन किरदार निभाने वाले इकाइयां हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इन मुद्दों पर हम जानते हैं केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही फैसले दे सकती है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी नहीं दे सकती है। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा कि भारतीय संघीय ढांचे में हमने डुअल पॉलिटी तो रखी है, लेकिन हमने डुअल जुडिशरी नहीं रखी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक एकीकृत व्यवस्था बनाएंगे जो कि संवैधानिक स्थिति के अंदर, इस संवैधानिक परिदृश्य में उभरने वाली सभी समस्याओं को इस आलोक में कि भारत का ढांचा संघीय है, अपने निर्णय दे सकेगी। ये जुडिशियल सिस्टम, ये जुडिशरी। फिर सुप्रीम कोर्ट, जिसकी जो आधुनिक सुप्रीम कोर्ट जिसको हम जानते हैं, उसकी रचना इसी संविधान के अंतर्गत होती है। 1950 से ये सुप्रीम कोर्ट काम करना शुरू करती है, और क्योंकि 1950 से कर रही है तो ये बहुत नई सुप्रीम कोर्ट मानी गई, क्योंकि देश में कई हाई कोर्ट्स हैं जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 1860, 1870
के दशक से कार्य कर रही हैं, बहुत पुरानी हाई कोर्ट्स हैं। तो वही संपादकीय भी कहता है कि एक और ये सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नई सुप्रीम कोर्ट है, 1950 में गठित हुई है, जिस सुप्रीम कोर्ट को आज हम जानते हैं। वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट्स का चलन तो 1860 से रहा है और उनकी लीगेसी वही है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट तो अंग्रेजों वाली भी थी, उस सुप्रीम कोर्ट का इस सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, लीगेसी नहीं बनी हुई आ रही। तो फिर संपादकीय आगे कहता है कि भारतीय संविधान में जो हाई कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनमें एक इक्विवेलेंस, एक समानता मानी गई है उनकी पावर्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। हाई कोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट के जज का सबऑर्डिनेट नहीं माना गया। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही ये कहानी आती है संपादकीय में कि जब भारत आज़ाद हुआ, MC छागला, मोहम्मद अली करीम छागला मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उनसे कहा गया आप बहुत काबिल हैं। 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट बन गई तो उनसे कहा गया कि आप यहाँ पर आकर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जिम्मेदारी संभालिए। छागला साहब ने, और इसी प्रकार से मद्रास हाई कोर्ट के राजमन्नार साहब ने, राजमन्नार कमेटी का आपने नाम बाद में सुना भी होगा, राजमन्नार साहब ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो अपनी प्रेस्टिजियस हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बने रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय सुप्रीम कोर्ट में आके केवल जज बनने के। तो इसीलिए टाइटल में प्रमोशन कैप्शन में था, क्योंकि ये सवाल है कि वो प्रमोशन की तरह देखा जाना कम से कम संवैधानिक तौर पर लाजिम नहीं है, अवश्यंभावी नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गई वो कहानी। MC छागला के बारे में बहुत कहानियाँ हो सकती हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सब जानते हैं। मोहम्मद अली करीम छागला के बारे में कब लोग जानते हैं? जिन्ना के साथ इस बात पर वो बट गए कि धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं होना चाहिए। इसके बाद उनकी अदावतों का एक लंबा सिलसिला रहा, वो कहानी हम कभी और जानेंगे। बट यहाँ पर छागला साहब के साथ इतना ही स्पष्ट होता है कि कई लोग इस पदानुक्रम को इस तरह से नहीं देखते थे कि हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। वो एक समानांतर रूप से इसको देखते थे और डिसीजन ले पाते थे कि उनको हाई कोर्ट में रहना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मसलों पर यह स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से केवल एक मामले में ऊपर है। इस मामले में कि जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, अपील के माध्यम से जब केस जाते हैं तो क्योंकि वो केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर आता है, बट केवल इस मामले में। अदरवाइज थ्योरेटिकल पोजीशन जो है, थ्योरी में जो पोजीशन है वो यही रही है कि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज बराबर हैं। तो फिर संविधान की जो बात BR अम्बेडकर साहब कह गए थे कि बहुत ज़रूरी है एक नाजुक संतुलन बना रहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बीच, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ताकतों के बीच, ताकि देश का संवैधानिक ढांचा वही रहे जिसकी कल्पना BR अम्बेडकर साहब ने की थी, उसी प्रकार का संघीय ढांचा रहे। ये बैलेंस बना भी रहा। 90 के दशक तक माना जाता है कि ये बैलेंस बना ही रहा, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें हुई हैं जिसके बाद माना जा रहा है कि ये ढांचा शिफ्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के मजबूत होने की तरफ। आप पूछ सकते हैं समस्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट को मजबूत होना चाहिए। अक्सर लोग ये मानते भी हैं कि केंद्र में कुछ मजबूती होनी चाहिए। संपादकीय याद दिलाता है इतिहास को। वो कहता है इमरजेंसी के दौर को याद कीजिए। SDM जबलपुर केस का नाम तो नहीं लेता, लेकिन आप याद कर सकते हैं SDM जबलपुर केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सिवाय एक जज के बाकी की पूरी बेंच ने ये निर्णय दिया कि सारे अधिकार तो सरकार ही या संविधान ही देता है लोगों को जीने के अधिकार के साथ साथ, तो ये अधिकार सरकार वापस भी ले सकती है। एक शर्मनाक अध्याय सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना बात के अपने समय में, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देश भर की कई हाई कोर्ट्स ने बोला था कि क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में बाद में पहुंचा, हाई कोर्ट्स ने लोगों के पक्ष में फैसला दिया था। पूरी इमरजेंसी के दौर में, इस केस सहित पूरी इमरजेंसी के दौर में तमाम केसेस में हाई कोर्ट ने लोगों के हक की बात की थी। कहा था कि जिस प्रकार से लोगों के हकों का दमन किया जा रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन जब मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो SDM जबलपुर सहित तमाम केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के जो अधिकार हैं उनको ऊपर रखने के अपने दायित्व में सुप्रीम कोर्ट फेल हुआ। तो संपादकीय इस बात से क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि
हाई कोर्ट्स जो हैं, और ये आगे भी आएगा कि किस प्रकार से वो लोकल सेंसिबिलिटी को बेहतर तरीके से देख पाती हैं, कई बार ज़्यादा प्रोग्रेसिव डिसीजन दे पाती हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा तथ्य होते हैं, आलोक अधिक होता है उनके पास अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। उदाहरण आते रहेंगे, बट पहले बात कि वो 3 ट्रेंड जो दिख रहे हैं जिसके चलते माना जा रहा है कि हाई कोर्ट कमज़ोर हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और मजबूत जगह लेती जा रही है, उससे ज़्यादा जितना संविधान ने सोचा था। कैसे? 3 कारणों की बात करेंगे, लास्ट में रिवीजन की भी कोशिश करेंगे। पहला कारण कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम व्यवस्था बनी, कॉलेजियम का जिक्र संविधान में तो नहीं था, 3 जजेस केस हुए, उसमें कॉलेजियम की रचना हुई, उन केसेस के बारे में बात कभी और करेंगे। लेकिन उस कॉलेजियम के पास, कॉलेजियम यानी कुछ जजेस का समूह, सीनियर मोस्ट जजेस का समूह, जिसके पास ये ताकत होती है कि वो हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकता है, वो चीफ जस्टिस को और हाई कोर्ट के बाकी जजेस को ट्रांसफर कर सकता है एक जगह से दूसरी ओर। इसने एक प्रकार से बहुत ताकत दे दी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के हाथ में, जो हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर। दूसरा ट्रेंड क्या है कि कई सारी सरकारों ने तमाम ऐसे पैरेलल जुडिशियल कोर्ट्स बना दिए, तमाम तरह की ऐसी ट्राइब्यूनल्स और न्यायिक व्यवस्थाएं खड़ी कर दी जो हाई कोर्ट को बाईपास करती हैं। कैसे बाईपास करती हैं आगे जानेंगे, इसमें से हर एक बिंदु को हम आगे जानेंगे, इसीलिए डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा बिंदु क्या है कि हाल में सुप्रीम कोर्ट बहुत लिबरल हो गया है, बहुत छोटी छोटी याचिकाओं पर सुनवाई करने को लेकर भी वो ये नहीं कहता कि जाइए पहले इसको हाई कोर्ट से हो लेकर आइए। तो इस चलते भी हाई कोर्ट का जो सम्मान है वो गिरा है, ऐसा संपादकीय कहता है। तो देखते हैं आगे संपादकीय क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन तीनों बिंदुओं की वजह से जो ताकत है वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ी है, और अगर कोई भी तरह का केंद्रीकरण भारतीय व्यवस्था में मजबूत होगा तो जो संघीय ढांचा है वो कमजोर होगा, क्योंकि याद कीजिए संघीय ढांचा किस आधार पर टिका है कि राज्य और केंद्र दोनों मजबूत हैं। तो दो रिसर्च की गई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में रिसर्च की गई, नाइजीरिया में भी एक रिसर्च की गई। क्या पाया गया कि यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहाँ के राज्यों द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को बड़ी आसानी से खारिज कर सकती हैं, लेकिन वो केंद्र द्वारा, वहाँ के केंद्र द्वारा पास किए कानूनों को आसानी से खारिज नहीं करती हैं। ये उन्होंने तमाम जजमेंट्स को स्टडी किया, इसके आधार पर जो परसेंटेज आया देखा कि राज्य के कानून खूब खारिज होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र के कानून कम खारिज होते हैं। इसी प्रकार से नाइजीरिया में भी ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो केंद्र के फैसलों को हमेशा उनके पक्ष में जाता दिखता है, अधिकतर कम से कम उनके पक्ष में जाता दिखता है। जब राज्यों के फैसलों की बात आती है, राज्यों के मुकदमों की बात आती है, तो फिर ऐसा नहीं होता। तब जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है वो राज्यों के खिलाफ निर्णय लेने को तैयार दिखता है। इन दोनों के आधार पर क्या कहा जा रहा है कि जो जुडिशरी है वहाँ भी जो सेंट्रलाइज्ड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसकी टेंडेंसी होती है यूनिटरिज्म की तरफ बढ़ने की, केंद्रवाद की तरफ बढ़ने की। याद कीजिए हमने कहा था कि जो संघवाद है, फेडरल स्ट्रक्चर है, वो यूनिटरिज्म एक ओर और कॉन्फेडरेसी दूसरी ओर के बीच का रास्ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मजबूत होना इस संघवाद को झुका रहा है यूनिटरिज्म की तरफ, ऐसा इस रिसर्च ने भी साबित किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि कॉलेजियम के पास बहुत ताकत है, वो ट्रांसफर कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को प्रमोशन दे सकती है, अपॉइंटमेंट को डिले कर सकती है। इन तमाम चीज़ों की वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के बीच क्या ताकत में असंतुलन आ गया है, ये कहने की तो आवश्यकता नहीं है, ये संपादकीय कहता है। दूसरे बिंदु की बात करें कि कई सारे ऐसे छोटे छोटे मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट अब दखल दे रहा है जहां कायदे से मामला पहले हाई कोर्ट के पास पहुंचना चाहिए था। 2008 में दिल्ली के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि दीपावली के सेलिब्रेशन से उनको समस्या है। कोर्ट ने तत्काल निर्णय दिया, पिटीशन को स्वीकार भी किया, निर्णय दिया कि भाई दीपावली 2 या 1 घंटे के लिए शाम में मनाई जाएगी। संपादकीय कह रहा है। इससे हल्ला मचा। दक्षिण के कुछ राज्यों में कुछ लोगों ने कहा हमारे यहाँ पुराना ट्रेडिशन है, दीपावली सुबह मनाई जाती है, हम आपका ऑर्डर फॉलो कैसे करेंगे। इस प्रकार की तमाम समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट
को राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को देखना था। कई ऐसे मामले हैं जहां पर लोकल सेंसिबिलिटीज बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में तब गया जब दही हांडी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कई दिनों तक इस पर सुनवाई की कि हाँ, सेलिब्रेशंस को अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो संपादकीय क्या कह रहा है? संपादकीय कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उन मैटर्स को डील करने में आजकल ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी है पहले के मुकाबले, जिसकी लोकल इंपॉर्टेंस है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिफिकेशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो रहा था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे मसलों को चुन रहा है और सुन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट में सिस्टम लॉक हो गया है, जैम हो गया है। इस तरह के छोटे छोटे केसेस भी यहाँ पर आके भर गए हैं। संपादकीय कहता है शब्द बहुत अच्छे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही तो ऐसे छोटे छोटे मामलों को अपने यहाँ दाखिल होने दे रहा है। जब भी वो हाई कोर्ट डिसीजन के खिलाफ किसी अपील को सुनने स्वीकार करता है, तो ऐसा भी देखने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से देखने लगता है। क्या संदेश दे रहा है वो लिटिगेंट को कि हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ अगर फैसला दे भी दिया है, कोई बात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, एक प्रकार से आपके पास एक और मौका है। आपको अगर लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो शायद आप समझ नहीं रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला एक जगह से ऊपर जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि सुनवाई नए सिरे से हो रही है। उसका मतलब केवल ये है कि या तो लिटिगेंट या जो लोग मुकदमे को ऊपर ले गए हैं वो साबित कर दें कि कोई पुराना तथ्य था, वो तथ्य आलोक में आया ही नहीं है, ये मसला हो सकता है, या फिर उसकी इंटरप्रिटेशन पर मसला हो सकता है। नए सिरे से केस की सुनवाई की गुंजाइश बहुत कम रहती है। संपादकीय ये कह रहा है कि संदेश ये नहीं देना चाहिए कि अगर आप वहां फेल हो भी गए तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट में एक और मौका है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब किसी भी पीआईएल को दाखिल कर देता है, किसी ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो कि हाई कोर्ट के स्तर पर भी सुना जा सकता था, संपादकीय कहता है वो संदेश दे रहा होता है कि क्या जरूरत है आपको हाई कोर्ट जाने की, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आइए, यहाँ पर आपका मसला सुना भी जाएगा और शायद आपको ज्यादा पब्लिसिटी भी मिलेगी। फिर हमने एक और मसले की बात की थी कि कई पैरेलल हायरार्कीज, कई पैरेलल ट्रिब्यूनल्स और व्यवस्थाएं खड़ी हो गई हैं जो कि फिर से हाई कोर्ट को बाईपास कर रही हैं। चाहे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स हों या फिर कंज्यूमर कोर्ट्स हों, इन केसेस में हाई कोर्ट्स को बाईपास किया जा सकता है, किया जाता है। इनकी बात की अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही है। हाई कोर्ट इस प्रकार से इन व्यवस्थाओं से बाहर हो गया है और सुप्रीम कोर्ट सीधे इनके लिए एपेलेट कोर्ट बन गया है। इसका प्रभाव आसानी से इमेजिन किया जा सकता है कि हाई कोर्ट की अथॉरिटी जो है वो लगातार गिर रही है, और दूसरा कि हाई कोर्ट के जज को सबसर्विएंट देखा जा रहा है, नीचे दर्जे पर देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज के मुकाबले। फ्रांस की क्रांति को स्टडी करने वाले फ्रांसीसी इतिहासकार टॉक्वेविले ने कहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले धीरे धीरे ये देखने में आया था कि जो लोग सुदूर ग्रामीण इलाकों में फ्रांस में रह रहे थे, वहाँ के जो लोकल एलीट थे अलग अलग प्रांतों के, उनकी शक्तियों में लगातार पतन हो रहा था, और फ्रांस के केंद्र में रहने वाले या पेरिस में रहने वाले जो एलीट थे, ताकतवर लोग थे, उनकी शक्तियां बढ़ रही थी। क्या कहना चाह रहे हैं ये इतिहासकार? वो कह रहे हैं कि सारी जो सेंट्रल ताकतें होती हैं, जो किसी भी व्यवस्था के केंद्र में होती हैं, उनका आम तौर पे ये रवैया होता है कि सारी ताकत धीरे धीरे उनकी ओर आए। जो सुदूर राज्य में फैली हुई ताकतें हैं वो कमजोर हो, सेंट्रल पावर मजबूत हो। लेकिन जब ऐसा होना शुरू होता है तो कल्पना ये होती है कि अगर सेंट्रल अथॉरिटी के पास ज़्यादा पावर आएंगी तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर तरीके से निभा पाएगा। लेकिन असल में स्टेट यूनिट, जो अलग अलग इलाकों में फैली यूनिट्स थी, जब वो कमज़ोर होती हैं, पूरी राज व्यवस्था कमज़ोर होती है और पूरी राज व्यवस्था एक डिके में, एक पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। कम से कम फ्रांसीसी क्रांति ने तो हमें यही सिखाया। तो अंतिम बिंदु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के शक्ति संतुलन को लेकर ये संपादकीय क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट खुद पहचानेगा कि उसको रिस्ट्रेन करना होगा, ऐसे मामलों को सुनने से रोकना होगा खुद को, जो मामले पहले हाई कोर्ट में सुने जाने चाहिए, और ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देगा जिससे हाई कोर्ट फिर से एम्पावर हो, क्योंकि यही देश के मुकम्मल तरीके से
संघीय ढांचे के तरीके से संविधान के हिसाब से चलने का तरीका होगा। ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।